नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो टॉपिक देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मेजर्स है किसके लिए? स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। इलेक्ट्रिकल लाइन के बाजू में जो स्कैफोल्डिंग का वर्क एक्टिविटी है उसके लिए जो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल मेजर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर में आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स है किसके लिए? जो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन वर्क है अराउंड पावर लाइन, मतलब पावर लाइन के आजू बाजू में जो स्कैफोल्डिंग का जो वर्क एक्टिविटी आता है उसके लिए क्या हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल मेजर हम लोग लेंगे, उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है सेफ्टी ऑफिसर या जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है या जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो बंदे लोग काम करने वाले हैं या जो उसको सुपरवाइज करने वाले, इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए ये वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। ये है आज का हमारा टॉपिक। इसके अंदर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले देखते हैं। एक तो इसका स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन के बाजू में जो स्कैफोल्डिंग वर्क हम लोगों को करना है उसके लिए कौन कौन सा हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड है या कौन कौन सा स्टैंडर्ड है और स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर, मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो वर्क एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में उसके लिए क्या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हम लोग लेंगे या हेल्थ एंड सेफ्टी जो कंट्रोल मेजर्स है वो क्या क्या लेंगे उसके बारे में देखेंगे। और इसमें जो लास्ट पॉइंट रहेगा जनरल की सेफ्टी पॉइंट, जो जनरल पॉइंट है सेफ्टी के बारे में वो देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कौन सा? हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर में क्या है? स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। तो उसके अंदर में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है या जो स्पेसिफिकेशन है NASC सेफ्टी गाइडलाइन 5। NASC का जो सेफ्टी गाइडलाइन 5 क्या चीज के लिए है या उसके अंदर में लिखा हुआ है ओवरहेड पावर सोर्सेज जो रहते हैं उसके आजू बाजू में जो हम लोग स्कैफोल्डिंग वर्क एक्टिविटी करते हैं उसके लिए पूरा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है OSHA 1926 451 सेक्शन। इसके अंदर में भी जो ये OSHA है इसके अंदर में भी आपको इलेक्ट्रिकल का जो पावर लाइन है उसके जो बाजू में जो स्कैफोल्डिंग वर्क होने वाले है या करना है हमें, तो उसके लिए जो भी गाइडलाइन है OSHA के अंदर में मिलेगी। कहाँ पे? 1926 सेक्शन नंबर 451 के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर में जो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन HSWA हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट 1974, इसको भी हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर में जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन 1999, इसको भी हमें फॉलो करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर में हमारा जो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन है द कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन 2007, इसको भी हम लोग फॉलो करना है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क रेगुलेशन 1989, इसको भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। तो ये जो मैंने अभी रूल्स और रेगुलेशन या जो स्टैंडर्ड और जो स्पेसिफिकेशन बताया, तो ये सब फॉलो करके ही हम लोग को जो स्कैफोल्डिंग वर्क एक्टिविटी है जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में उसको करना है। तो ये जो मैंने अभी बताया जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर में या इसका रेफरेंस आप लेके ये जो स्कैफोल्डिंग वर्क एक्टिविटी है अराउंड इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स, वहां पे आप काम कर सकते हैं। क्या क्या बताया? NASC बताया, OSHA बताया, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट बताया, मैनेजमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन बताया, कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क रेगुलेशन और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो इंडिया के लिए वैलिड रहेगा। बाकी अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं तो वहां का कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। हम लोग इंडियन है तो हमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन, इसको ध्यान रखना है। आप अगर ये इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन है उसके बाजू में स्कैफोल्डिंग का अगर वर्क एक्टिविटी हमें करना है या स्कैफोल्डिंग का वर्क करना है तो उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी जो कंट्रोल मेजर है हमें क्या क्या
लेना है तभी हम लोग कर सकते हैं। ये सब डिटेल आपको ये जो स्टैंडर्ड है ऊपर में जो दिया गया है इसके अंदर में भी मिल जाएगा। सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले कंट्रोल मेजर में क्या आएगा? रिस्क असेसमेंट। जो भी स्कैफोल्डिंग का वर्क एक्टिविटी हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स या जो पावर लाइन के बाजू में शुरू करना है हमें या स्टार्ट करना है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट, वहां का रिस्क असेसमेंट बहुत ही जरूरत है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पे जॉब करना है। क्योंकि रिस्क असेसमेंट में इंक्लूडिंग वोल्टेज, कौन सा पावर लाइन है, कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, वो पूरा डिटेल इसके अंदर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए रिस्क असेसमेंट है, सबसे पहले फॉलो करना है और अकॉर्डिंग टू जो रिस्क असेसमेंट किया हुआ है या उसके अंदर में जो हजार्ड्स है या उसके अंदर में जो रिस्क दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पे कंट्रोल मेजर लेके काम करना है। तो रिस्क असेसमेंट सबसे पहला पॉइंट है ये कंट्रोल मेजर में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन में क्या है? आपको ये इंश्योर करना है या जो भी स्कैफोल्डिंग का वर्क एक्टिविटी वहां ऐसी जगह पे करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स है, वहां पे जो स्कैफोल्डिंग के जो वर्क एक्टिविटी करने वाले जो स्कैफोल्डर्स है या उसका जो सुपरवाइजर है, वहां पे जो वर्क एक्टिविटी देखने वाले जो स्टाफ है वो लोग कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, मतलब एक लायक आदमी होना चाहिए। क्योंकि अगर सुपरवाइजर को अगर मालूम नहीं है इससे रिलेटेड क्या क्या हजार्ड्स है या जो स्कैफोल्डर है उसको मालूम नहीं रहेगा तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। इसके लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जिसको एक वर्क एक्टिविटी के बारे में मालूम है या उसका एक्सपीरियंस है या उसने ट्रेनिंग किया हुआ है, ऐसे ही आदमी लोगों को हम लोग को ये जो वर्क एक्टिविटी है उसमें एंगेज करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस अभी मैंने बताया या अभी हमने यहाँ पर भी देखा, ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर एक्सपीरियंस 10 साल का भी हो या 20 साल का, लेकिन फिर भी जो अकॉर्डिंग टू जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो बोलता है या रूल्स एंड रेगुलेशन में जो लिखा है उसी के हिसाब से आपको वो जॉब करना है, ये बात का ध्यान रखना है। ये तक इसके बारे में हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर में हमारा जो पॉइंट है साइट चेक फॉर ओवरहेड लाइन बिफोर स्टार्ट वर्क। मतलब जो भी आप स्कैफोल्डिंग का जो वर्क एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में, तो वहां का जो साइट कंडीशंस है उसको आपको चेक करना है कि कैसे है, वहां पे क्या सिचुएशन है या वहां का जो लोकेशन है उसी हिसाब से क्या क्या और भी सेफ्टी मेजर्स या जो सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स हैं, एज पर लोकेशन हमें क्या क्या सेफ्टी कंट्रोल मेजर लेना है। तो ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि वर्क एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट करने से पहले ये सब नहीं देखेंगे, वहां का अगर आप लोकेशन अगर अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं करेंगे या चेक नहीं करेंगे तो आपके लिए ये बाद में खतरा बन जाएगा। इसके लिए जो भी है कोई भी वर्क एक्टिविटी हो, ऐसा नहीं है कि मैंने यही एक्टिविटी बताया, कोई भी वर्क एक्टिविटी हो आपको इंश्योर करना है वहां पे चेक करके या इंस्पेक्शन करके कि वहां पे कोई हजार्ड्स तो नहीं है ना। और ये जो एक्टिविटी है वो इंडक्शन प्रोसेस में भी आपको आपके साथ जो है शेयर किया होना चाहिए, क्या वर्क एक्टिविटी के लिए वहां पे जा रहे हैं और आपको क्या क्या देखना है और उसी हिसाब से या उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे वर्क स्टार्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो। परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो आपको करना ही है, कोई भी वर्क एक्टिविटी हो, स्पेशली ऐसे अगर डेंजर वर्क एक्टिविटी है उसके लिए तो आपको इंश्योर ही करना है कि सबसे पहले कि परमिट हुआ है कि नहीं है, उसके ऊपर में जो साइन करने वाला है जो सिग्नेचर होता है वो सब कंप्लीट है कि नहीं है, वो परमिट के अंदर में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं वो भी एज अ सुपरवाइजर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपका जो वर्कर है उनके साथ शेयर करना है। नहीं तो जो काम करने वाले जो बंदे हैं जो स्कैफोल्डर है उनको भी जो परमिट के अंदर में जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका काम होना चाहिए। क्योंकि परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग को कोई भी वर्क एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले दिया जाता है और उसी के हिसाब से हम लोग वहां पे एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट हमारा है सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जहां पर आप स्कैफोल्डिंग का वर्क एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, मेन तो क्या है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन, तो उससे कितना डिस्टेंस रखना है हमें या कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस है इसके लिए हम लोग के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए या कोई ना कोई रेफरेंस की कितना डिस्टेंस या कितना क्लियरेंस हमें रखना है। इसके लिए हमारा जो ओशा का जो
स्पेसिफिकेशन है 1926 सब पार्ट यल सेक्शन नंबर 451। इसके अंदर में पूरा डिटेल में एक चार्ट बना के आपको दिया गया, वो चार्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे टॉपिक का। क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस हमें कितना होना है अगर ये मालूम नहीं है तो बाद में हम लोगों को ही उससे खतरा रहेगा, जो वर्क एक्टिविटी वहां पे जो शुरू करने वाले। तो इसके लिए ये पॉइंट को ध्यान से देखना है। दो टाइप का लाइन रहता है, एक है इंसुलेटेड और दूसरा है अनइंसुलेटेड। इंसुलेटेड अगर लाइन है तो हम लोग को कितना डिस्टेंस रखना है, और अनइंसुलेटेड पावर लाइन रहेगा तो हमें कितना डिस्टेंस रखना है। सबसे पहले देखते हैं इंसुलेटेड लाइन वोल्टेज और उसके अंदर में मिनिमम डिस्टेंस। तो लेस देन 300 वोल्ट, ये जो इंसुलेटेड पावर लाइन है इसमें 300 वोल्ट से अगर कम रहेगा उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो टाइम में मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना रखना है, 3 फीट, मतलब या 0.9 मीटर बोल सकते हैं। कितना में 300 वोल्ट तक ही हम लोग को इतना रखना है। अगर 300 वोल्ट से अगर ज्यादा है तो कहां तक, 50 केवी, केवी मतलब किलोवाट, तो हम लोग को 10 फीट डिस्टेंस रखना है। कितना, 10 फीट इंसुलेटेड पावर लाइन से डिस्टेंस रखना है, मतलब 3.1 मीटर। और मोर देन 50 केवी मतलब 50 किलोवाट से अगर ज्यादा करंट है वो लाइन में, तो हम लोग को 1 सेंटीमीटर ईच केवी, 1 सेंटीमीटर ईच किलोवाट, इतना डिस्टेंस हमें रखना है। मतलब जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 50 केवी तक कितना रखना है हमें, 3.1 मीटर है। और 50 केवी से अगर ज्यादा रहेगा, 50 केवी से मतलब किलोवाट से अगर ज्यादा रहेगा तो हमें 1 सेंटीमीटर पर केवी। उसी हिसाब से अगर हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये 50 केवी से ज्यादा मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं कि 200 केवी है, तो हम लोग को 50 केवी तक कितना रखना है, 3.1 मीटर। और उससे ज्यादा कितना हो गया, 150 केवी। अगर 150 केवी है तो 150 सेंटीमीटर, मतलब टोटल कितना आएगा हमारा, ये है हमारा 3.1, एक इसके लिए 50 केवी के लिए, ओके। और उससे ज्यादा अगर 150 केवी उसमें ऐड कर देते हैं तो हम लोग को टोटल कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, 150 सेंटीमीटर इसमें ऐड होगा, मतलब 1.5 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस आएगा इसके लिए, 200 केवी के लिए 4.6 मीटर। कितना, 4.6 मीटर 200 केवी के लिए आएगा इंसुलेटेड पावर लाइन में। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार मैं बताता हूं, 300 वोल्ट तक हम लोग को मतलब 0.9 मीटर डिस्टेंस रखना है। 300 वोल्ट से 50 किलोवाट तक हम लोग को 3.1 मीटर मतलब 10 फीट डिस्टेंस रखना है। और 50 केवी से मतलब 50 किलोवाट से ज्यादा रहेगा तो ईच केवी मतलब हर एक किलोवाट के लिए 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा ही टेबल है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या सुपरवाइजर का इंटरव्यू दे रहे हैं या स्कैफोल्डर का भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में अनइंसुलेटेड, मतलब जिसके ऊपर में इंसुलेशन नहीं है, कोई भी जो केबल है उसके ऊपर में इंसुलेशन नहीं है। ऐसा जो अगर लाइन है तो हम लोग को लेस देन 50 केवी मतलब 50 किलोवाट से अगर नीचे का रहेगा तो हम लोग को कितना डिस्टेंस रखना है, 10 फीट, कितना 3.1 मीटर। 50 केवी से अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग को सेम एज इट इज 1 सेंटीमीटर फॉर 1 केवी। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, अनइंसुलेटेड में लेस देन 50 केवी मतलब 50 किलोवाट से अगर कम इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो हम लोग को 3.1 मीटर डिस्टेंस रखना ही है। और उससे अगर ज्यादा रहेगा तो जितना भी ज्यादा रहेगा पर केवी मतलब 1 किलोवाट के लिए 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ये बात का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो 1926 सब पार्ट यल सेक्शन नंबर 451
उसके अंदर में जो एफ है सेक्शन और उसके अंदर में 6 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर में ये पूरा चार्ट ऐसे ही प्रिंट किया हुआ मिलेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस या जो सेफ डिस्टेंस है फ्रॉम ओवरहेड लाइन। जो भी हमारा जो जॉब चल रहा है वहां पे जो ओवरहेड जो पावर लाइन है उससे कितना डिस्टेंस रखना है ये पूरे चार्ट में आपको बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है, ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है इंसुलेटेड मटेरियल एंड इक्विपमेंट। यूज इंसुलेटेड मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जो भी आप स्कैफोल्डिंग का मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो इक्विपमेंट आप यूज करने वाले हैं, तो ऐसे अगर कहीं हाई वोल्टेज का अगर पावर लाइन है तो उसके बाजू में जो इंसुलेटेड ही मटेरियल का यूज करना है, या जो भी इक्विपमेंट रहेगा वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यूज अ स्पॉटर बाय व्हेन रिक्वायर। अभी ये स्पॉटर बॉय मतलब क्या है, अगर वहां पे जो स्कैफोल्डर काम करने वाले हैं तो वहां पे क्या होता है एक स्पॉटर बॉय रहता है। क्या है वो, किसके लिए है कि उनको बार बार याद दिलाने के लिए कि ये भाई ऐसा है, या कोई अगर स्कैफोल्डिंग वर्क एक्टिविटी है, ज्यादा प्रेशर में काम है, एक्टिविटी हो रहा है, तो उन लोगों को कम से कम गाइड करेगा कि वो उसी हिसाब से उनको गाइड करेगा कि देख लो वहां पे इतना डिस्टेंस है, आप लोग यहाँ थोड़ा आ जाओ। क्योंकि क्या है जो स्कैफोल्डर काम कर रहे हैं तो उन लोग का ध्यान पूरा काम पे ही रहेगा। तो उन लोग को ज्यादा सेफ्टी करने के लिए या उन लोग की जो सेफ्टी के लिए एक स्पॉटर बॉय रखा जाता है ऐसी जगह पे, या रखना है हम लोग को। इससे क्या हो जाएगा, अगर स्कैफोल्डर अगर ध्यान नहीं देता है या उसके काम के इसमें रहता है तो एक आदमी उसके लिए स्पेशली उसको याद दिलाएगा कि ये हजार से यहाँ पे मत आओ, इतना डिस्टेंस रखो, इतना बोला गया है, इतना स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आप लोग उसी हिसाब से मेंटेन कर सकता है। नहीं तो क्या ज्यादा लोड रहता है वर्क एक्टिविटी का, स्कैफोल्डिंग का, तो क्या है उसमें आदमी गलती कर बैठता है। तो उसके लिए स्पॉटर बॉय रहेगा तो उसी हिसाब से वो बार बार आपको रिमाइंडर देता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है और ऐसे ही रखना भी है हम लोगों को। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट इंश्योर द आईडी कार्ड विजिबल या विजिबल ऐसा बोल सकते हैं। तो जो भी आपका आईडी कार्ड है, आप जो वर्क एक्टिविटी के लिए जाने वाले हैं, एक तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो एक तो ये क्या है डेंजर एक्टिविटी रहती है। तो आपका जो आईडी कार्ड है वो विजिबल होना चाहिए या विएबल, मतलब दूसरा आदमी आसानी से देख सकता है। तो उसके ऊपर में आपका पूरा डिटेल लिखा रहेगा या आपका कंपनी का नाम होगा। इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो वो टाइम में आप कैसे पहचाने जाएंगे। तो इसके लिए ये बात का ध्यान रखने का हमारा आईडी कार्ड हमारे साथ होना चाहिए। ऐसा कोई भी डेंजर एक्टिविटी रहता है, रेगुलर तो होना ही चाहिए, लेकिन डेंजर एक्टिविटी में ध्यान रखना है कि हमारा आईडी कार्ड दूसरे को आसानी से देखना चाहिए। नहीं तो जहां पर हमारा जो टिफिन बॉक्स रहता है या लंच बॉक्स, वहां पे वो आईडी कार्ड छोड़ के आ गया और काम कर रहा है, बाद में अगर कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा वो टाइम में कहाँ ढूंढेंगे, कौन आदमी था, कहाँ से आया था, क्या कर रहा था। तो इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है, जो आईडी कार्ड है वो विजिबल होना चाहिए। बहुत ही बड़ा कंट्रोल मेजर है जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में हम लोग जॉब करते थे। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट कम्युनिकेट विथ स्टाफ एंड मैनेजमेंट। जो भी ऐसा एक्टिविटी रहेगा या जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में जो एक्टिविटी रहेगा स्कैफोल्डिंग का, तो वो टाइम में हम लोग को कम्युनिकेट करते रहना है। तो कम्युनिकेट क्या करना है, जैसे कि हमें कोई ज्यादा सेफ्टी का इक्विपमेंट चाहिए या सेफ्टी इक्विपमेंट और भी बढ़ाना चाहिए, या जो पीपीईज है या बाकी भी और सारा जो चीज है, उसके लिए क्या एक बार बार अगर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे या उसी हिसाब से हमारा जो स्टाफ है या मैनेजमेंट है उसको बताते रहेंगे, तो वो लोग क्या है प्रोवाइड करेगा। इससे क्या है उन लोग के लिए भी आसान रहेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो लोग अपने से तो जितना हो सकता है उतना तो कर ही देंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है और बैरियर एंड वार्निंग साइनेज। ये जो पावर लाइन के बाजू में जो स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी जो चलता है उसके लिए जो बैरियर है या जो साइनेजेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बैरियर है या जो साइनेज है इसको हम लोग को लगा के ही जॉब करना है, वहां पे डिस्प्ले करके ही काम करना है। क्योंकि क्या है जो भी अनऑथराइज पर्सन है या जो जिसको मालूम नहीं है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की है, ऐसा कोई भी आदमी हमारा जो वर्क एक्टिविटी वहां पे आएगा तो उसको और भी डेंजर के लिए क्या है खतरा रहेगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, साइनेज अच्छे से हम लोग को डिस्प्ले करना है। और ये जो साइनेज है उसमें जो इंडिकेट करना है कि जो प्रेजेंस जो इलेक्ट्रिकल लाइन है या जो वर्क एक्टिविटी है या उसका जो डेंजर का जो सिंबल है वो सब हम लोग को उसके ऊपर में अच्छे से होना चाहिए, या जो साइनेज है उसी हिसाब से हम लोग को बनाना है। तो इससे क्या है जो अनऑथराइज पर्सन जो एंट्री करेगा तो वो क्या है अवेयर हो जाएगा कि कम से कम अगर वो पढ़ के नहीं, क्योंकि हर एक आदमी तो पढ़ा लिखा मिलेगा नहीं,
तो जो अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो कम से कम साइनेज देख के तो समझ सकता है कि सच में यहाँ पे ऐसा कोई डेंजर एक्टिविटी हो रहा है, उसके लिए हमें वहां पे नहीं जाना है। तो ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पीपीईज। तो ये जो पीपीईज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये जो पीपीईज है इसके अंदर में क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर में क्या है, जो पीपीईज है आपका या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको जो इसेंशियल मतलब जो अत्यावश्यक है उसको यूज करना ही है। और उसके अलावा अगर कोई और भी आपको अगर एडिशनल पीपीई लगने वाला है उस जॉब के लिए तो वो भी आपको यूज करके ही उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में फॉलो इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है किसका फॉलो करना है, एक तो हमारा जो सुपरवाइजर रहेगा उसका इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है, या जो स्टाफ रहेगा, या जो स्पॉट बॉय रहेगा, या जो मैनेजमेंट रहेगा, या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर में वो है इमरजेंसी प्रोसीजर। तो जो इमरजेंसी प्रोसीजर है उसके बारे में सब लोग अवेयर होने चाहिए। इनकेस इमरजेंसी होता है तो हमें कौन सा लोकेशन में, या जो असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, या जो एम्बुलेंस पॉइंट है वो कहाँ पे है, ये सब लोग को मालूम होना चाहिए। या इसमें से अगर कुछ आदमी रहेंगे उन लोग को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। इनकेस इमरजेंसी ऑन दी स्पॉट वो लोग फर्स्ट एड वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटी रहता है एक तो डेंजर रहता है, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकेस इमरजेंसी होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स अगर कुछ हो जाता है तो वो टाइम में उसमें फर्स्ट एड में हम लोग को क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। ये सब कंट्रोल मेजर है किसके लिए, स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। तो ये बात का ध्यान रखना है। ये सब जो कंट्रोल मेजर बताए हैं उसके बारे में आपको याद रखना है या उसी हिसाब से आपको काम करना है। और इसके लिए जो रेफरेंस बताए ये इसको तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर कुछ भी एक्टिविटी है ऐसा तो आपको ये सब रेफरेंस है यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है जनरल की सेफ्टी पॉइंट। जो मैंने अभी सब जो सारे पॉइंट बताए हैं या जो कंट्रोल मेजर है इसको एक बार आप याद कर लीजिए। यही सब हमारा जो की सेफ्टी जो पॉइंट्स रहेगा, जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है, या जो हमारा सुपरवाइजर और जो स्टाफ और जो मैनेजमेंट है उन लोगों से बात करना है, पीपीज अकॉर्डिंग टू जो जॉब है उसी के हिसाब से पहनना है, या स्पॉटर बॉय है उसका बात मानना है हम लोग को, या जो हमारे जो इक्विपमेंट है या टूल्स है उसको जो है इंसुलेटेड रहेगा तभी यूज करना है, विदाउट इंसुलेटेड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन के बाजू में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ट्राई करना है जितना हो सकता है इंसुलेटेड ही यूज करेंगे। उसके बाद जो रिस्क असेसमेंट है उसी हिसाब से जो उसका जो क्राइटेरिया दिया गया है या रिस्क में क्या क्या दिया गया है या उसका कंट्रोल मेजर क्या है, ये सब बात का हमें ध्यान रखना है। जो कॉम्पिटेंट पर्सन है ऐसे ही आदमी लोग को भेजना है जिसको उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो वर्क एक्टिविटी, वो जो वर्क एक्टिविटी है कोई कभी किया नहीं है ऐसे आदमी को भेजना नहीं है। जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जिसने वो वर्क किया है इसके पहले या वो जिसको ट्रेनिंग दी गई हो, ऐसे ही आदमी लोग को हम लोग एंगेज करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर फॉर स्कैफोल्डिंग वर्क अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइन। तो जो भी इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, जो इलेक्ट्रिकल लाइन है उसके बाजू में जो हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो काम करते हैं तो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कंट्रोल मेजर ये सारे लेंगे तो हमारा जो काम है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। ये सब लोग आप लोग ध्यान रखना है। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।